हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे। हम लोग यूनिट डायमेंशन और वेक्टर पढ़ चुके हैं। आज रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे। रेस्ट एंड मोशन का दूसरा नाम कैनामेटिक्स भी है। और मोशन की वजह से जब किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उसको डायनामिक्स भी बोला जाता है। यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन वगैरह मोशन से ही तो आएगा, तो इसको डायनामिक्स भी बोला जाता है। डायनामिक्स। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे मोशन क्या होता है, फिर डिस्टेंस पढ़ेंगे जो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, फिर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, और अगर समय रहा तो एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे। तो रेस्ट एंड मोशन में इतना सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेस्ट एंड मोशन से कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट एंड मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि ये एक रेफरेंस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है। यहाँ पे कोई पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1, y1। घड़ी में टाइम बढ़ने के साथ साथ यानी कि टाइम में चेंज होने पे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में भी चेंजिंग आ रहा है, इसका मतलब ये P पॉइंट मोशन में है। और अगर घड़ी में टाइम बढ़ रहा है और इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल रेस्ट में है। इसको ठीक से समझिए कि अगर टाइम बढ़ रहा है और इसके कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि नो चेंज इन कोऑर्डिनेट, नो चेंज इन कोऑर्डिनेट विथ टाइम। टाइम के साथ साथ अगर इसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस रेफरेंस में ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो इसको रेस्ट पे बोलेंगे। और ये एक और रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और एक पॉइंट है यहाँ पे P, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। और घड़ी में टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या फिर वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या फिर दोनों चेंज हो रहा है, तो इस पार्टिकल को मोशन में बोलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल P is change with time। अगर टाइम के साथ ही इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो इस पार्टिकल को मोशन में बोलेंगे कि ये पार्टिकल मोशन में है। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन समझ में आया होगा। आइए इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लीजिए कि ये एक ट्रैक है और इस ट्रैक पर एक ट्रेन चल रहा है v वेलोसिटी से, और इस ट्रेन के अंदर एक आदमी यहाँ पे बैठा है और एक आदमी यहाँ पे बैठा है।
और एक आदमी ट्रेन के बाहर ग्राउंड पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इस आदमी के लिए जो रेफरेंस फ्रेम होगा, जो ट्रेन में है, ट्रेन में जो आदमी है उस आदमी के लिए जो रेफरेंस फ्रेम होगा वो ट्रेन में ही होगा, और जो ग्राउंड पे खड़ा है उस आदमी के लिए जो रेफरेंस फ्रेम होगा वो ग्राउंड पे होगा। तो इस आदमी के लिए अगर रेफरेंस फ्रेम बनाएं तो वो अंदर में ही बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और इस आदमी के लिए अगर रेफरेंस फ्रेम बनाएं तो ग्राउंड पे ही बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये ट्रेन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ, यानी कि ये फ्रेम भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ, क्योंकि ये फ्रेम ट्रेन के अंदर में ही है। तो इस फ्रेम से इस आदमी को अगर देखें तो ये फ्रेम आगे बढ़ रहा है, तो इस आदमी का कोऑर्डिनेट इस फ्रेम से चेंज होगा, क्योंकि अभी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस फ्रेम से इतना है x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट ये हाइट है। लेकिन कुछ देर के बाद ये फ्रेम आगे बढ़ जाएगा, ये फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इस फ्रेम से इस आदमी का x कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा, यानी कि इस फ्रेम से इस आदमी का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो इस फ्रेम से ये आदमी देख रहा है तो ये आदमी बोलेगा कि ये आदमी मोशन में है। इस आदमी के लिए ये आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा है ये मोशन में है, और इसी आदमी के लिए ये आदमी जो ट्रेन के अंदर में ही है, जो ट्रेन के अंदर में है, इसका x कोऑर्डिनेट इस आदमी के रेफरेंस से ये होगा। और ध्यान से देखिए, तो ट्रेन कितना भी फास्ट चल ले, इस आदमी का x कोऑर्डिनेट इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये आदमी इस आदमी के लिए रेस्ट पे है। तो इसी आदमी के लिए ये आदमी मोशन में है और ये आदमी रेस्ट में है। अब इस आदमी के फ्रेम से इन दोनों को देखते हैं कि क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस आदमी का फ्रेम ग्राउंड पे है ये, और ये ट्रेन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये दोनों आदमी भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम से देखें अगर इस फ्रेम से, तो इस आदमी का कोऑर्डिनेट लगातार चेंज करेगा और इस आदमी का कोऑर्डिनेट भी लगातार चेंज करेगा। इस आदमी का कोऑर्डिनेट अभी इस फ्रेम से -x के डायरेक्शन में इतना होगा और -y के डायरेक्शन में इतना होगा। इस आदमी का कोऑर्डिनेट अगर इस फ्रेम से लिखें तो ये आएगा -x, -y। लेकिन आप ध्यान से देखिए, कुछ देर के बाद जब ट्रेन आगे बढ़ेगा तो ये आदमी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। अब इस आदमी का y कोऑर्डिनेट इस फ्रेम से तो वही रहेगा -y, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो इतना था, -x था, वो अब कम होके इतना रह जाएगा, -x, इतना ही रह जाएगा। तो इस आदमी का कोऑर्डिनेट रेस्ट फ्रेम से इस आदमी के फ्रेम से चेंज कर रहा है, यानी कि ये आदमी इस आदमी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। इसी तरह ये आदमी भी इस आदमी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, क्योंकि ये आदमी भी तो ट्रेन में है और ट्रेन मूव कर रहा है, तो इस आदमी का कोऑर्डिनेट भी इस फ्रेम से चेंज होगा। तो यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, ये आदमी इस आदमी के लिए रेस्ट में है और यही आदमी इस आदमी के लिए मोशन में है।
तो यहाँ से एक चीज समझ में आया होगा कि कौन रेस्ट पे है और कौन मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर देख किस फ्रेम से रहा है। रेस्ट एंड मोशन फ्रेम पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एक रोड है, इस पे मोटरसाइकिल चल रहा है और मोटरसाइकिल पे एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जो ग्राउंड पे खड़ा हो, एक आदमी ग्राउंड पे भी खड़ा है। तो मोटरसाइकिल पे जो आदमी बैठा है उसका फ्रेम मोटरसाइकिल पे है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो ग्राउंड पे खड़ा है उसका फ्रेम ग्राउंड पे है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप ध्यान से देखिए तो इसके फ्रेम में इसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्योंकि ये फ्रेम आगे बढ़ रहा है तो इसके फ्रेम में इस आदमी का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यानी कि ये आदमी इस आदमी के लिए मोशन में है। और ध्यान से देखिए तो इस आदमी के इस फ्रेम में भी इस मोटरसाइकिल का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल आगे बढ़ रहा है। तो ये मोटरसाइकिल इस आदमी के लिए मोशन में है, यानी कि मोटरसाइकिल पे बैठा आदमी और ग्राउंड पे खड़ा आदमी दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में है, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट एक दूसरे के फ्रेम में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं रेस्ट एंड मोशन समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस डिस्टेंस को x से डिनोट करेंगे हम लोग, और ये होता है टोटल पाथ लेंथ ऑफ मोशन। मोशन के टोटल पाथ की लेंथ को डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक एग्जाम्पल है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका सेंटर यहाँ कहीं है और इसका रेडियस r है। अगर कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे एक राउंड पूरा किया इस ट्रैक पे, और फिर यहाँ से एक राउंड और पूरा किया इसी ट्रैक पे, और यहाँ रुका नहीं, तीसरे राउंड के लिए भी चला लेकिन यहाँ आके रुक गया, तो इस आदमी का डिस्टेंस कितना होगा? तो मोशन के पाथ की पूरी लेंथ को डिस्टेंस बोला जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसके सरकमफ्रेंस पे ये एक राउंड पूरा किया, फिर दूसरा राउंड पूरा किया, और फिर तीसरे राउंड में यहाँ जाके रुक गया, क्वार्टर पार्ट पे जाके रुक गया। तो इसका डिस्टेंस आएगा, इस सर्किल के पेरीमीटर का पूरा लेंथ 2πr होता है। तो इस पे ये एक राउंड, दो राउंड और एक क्वार्टर पार्ट इतना पूरा किया है। तो एक राउंड 2πr, फिर एक राउंड 2πr, और फिर क्वार्टर पार्ट यानी कि 2πr का बाय 4। तो ये आएगा डिस्टेंस। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2πr प्लस 2πr 4πr, और ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 4πr प्लस πr बाई 2, ये आएगा 9πr बाय 2। तो ये आएगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 0 है, तो 0 के पीछे इधर कहीं -4 है, और 0 से आगे इधर कहीं 6 है। अगर कोई पार्टिकल -4 से चलना शुरू किया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में,
और ये यहाँ से +6 तक गया और +6 के बाद फिर वापस घूम के -10 तक आया, -10 मीटर तक आया। मान लीजिए ये मीटर में है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस होता है मोशन का पूरा पाथ का लेंथ, तो ये होगा -4 से 0 जाएंगे तो 4 मीटर तो यही हो जाएगा, फिर 0 से 6 जाएंगे तो 4 + 6 10 हो जाएगा, और फिर 6 से 0 आएंगे तो फिर 6 ऐड होगा तो 10 + 6 16 होगा, और यहाँ से फिर 10 मीटर पीछे तो 16 + 10 26 मीटर आएगा। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस आएगा 26 मीटर। 4 + 6 + 6 + 10 26 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस समझ में आया होगा। आइए अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। मोशन जहां से स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट, और फिर जहां पे जाके खत्म हुआ है, एंड हुआ है, वो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्टिकल किस रास्ते से होके गया है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा ये डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसको लिख देते हैं कि स्ट्रेट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लेंथ होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन होगा। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो यही एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें इस सर्कुलर ट्रैक का है जिसका रेडियस r है, इस पे कोई पार्टिकल ऐसे एक राउंड पूरा किया, फिर दूसरा राउंड पूरा किया और तीसरे राउंड में यहाँ आके रुक गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है कि पार्टिकल किस रास्ते से गया है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ कितना है। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच का स्ट्रेट लेंथ ये होगा, और ये लेंथ आएगा, ये रेडियस r है, ये भी r होगा, ये भी रेडियस है, तो ये लेंथ आएगा √2r। क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, अगर ये कोई स्क्वायर है, ये a है, ये भी a है इसका साइड, तो ये डायगोनल होगा √2a। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये r है, ये भी r है, ये एंगल 90 है, तो ये लेंथ √2r होगा। ऐसा ही फिगर है, ऐसा ही। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट आया √2r, और इसका डिस्टेंस आया था, यहां पे लिख लेते हैं, इसका डिस्टेंस आया था 9πr/2, ये आया था डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट आया √2r। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ, तो ये होगा
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे ये। तो यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, तो वो तो होगा ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लेंथ को, और डिस्टेंस बोला जाता है मोशन की पूरी पाथ की लेंथ को। तो डिस्टेंस तो ज़्यादा होगा ही डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ ये, तो इसमें मॉड लगा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। लेकिन अगर मोशन ऐसा हो कि ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट के बीच मोशन ऐसा है कि सीधे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया है पार्टिकल, तो यहाँ पे मोशन का जो पाथ लेंथ होगा वो भी यही होगा। इसको मान लेते हैं L है, L लेंथ, तो वो भी L ही होगा। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लेंथ होगा वो भी यही होगा। अगर मोशन किसी स्ट्रेट लाइन पे सिंगल डायरेक्शन में हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी लगा देते हैं कि डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन ये डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया √2r। अब इस एग्जाम्पल में भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्या आएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लेंथ पे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे है इनिशियल पॉइंट ये, और यहाँ पे है फाइनल पॉइंट, तो यही लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ आएगा, यही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये आएगा -10 में से -4 को घटाना पड़ेगा, यानी कि -10 - -4। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा -10 - +4 -6 मीटर। तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस आया था 26 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया -6 मीटर। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि 6 मीटर नेगेटिव एक्स के तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देखिए, एवरेज स्पीड ये इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि इस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है ये। और एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे लिखते हैं
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक रेशियो है डिस्टेंस बाय टाइम का और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। वही एग्जाम्पल कि ये एक सर्किल है, सर्कुलर ट्रैक है, सेंटर है यहाँ पे बीच में और ये रेडियस आर है। तो यहाँ पे हम लोग अभी अभी देखे थे कि एक राउंड पूरा किया था ऐसे और फिर दूसरा राउंड पूरा किया था ऐसे और तीसरे राउंड में यहाँ क्वार्टर पार्ट पे जाके रुक गया था। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट और ये एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से डिस्टेंस मिला था, डिस्टेंस मिला था 9 पाई आर बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट मिला था √2r। और मान लीजिए कि इसको एक राउंड, दूसरा राउंड और तीसरे राउंड में ये क्वार्टर पार्ट, इतना ट्रैवल करने में इसको टाइम लग गया t, टाइम लग गया t। तो एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो यहाँ पे एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस निकाले थे अभी 9 पाई आर बाई 2 आया था, तो ये आ जाएगा 9 पाई आर बाई 2। ये है टोटल डिस्टेंस और फिर टोटल टाइम t लगा है। मान लीजिए t की वैल्यू 2 सेकेंड है, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम की जगह पे 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 9/4 पाई आर। ये है एवरेज स्पीड इस पार्टिकल का, जो इस पे 2 राउंड पूरा किया और तीसरे राउंड में क्वार्टर पार्ट पे आके रुक गया। और अगर इसका एवरेज वेलोसिटी निकालें तो ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लेंथ, ये है √2r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r और बाय में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम है 2 सेकेंड, तो बाय में 2, तो ये आएगा √2 से नीचे में रूट आ जाएगा और ये आएगा r बाय √2। तो ये आएगा एवरेज वेलोसिटी r बाय √2। और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि r बाय √2 का कुछ डायरेक्शन भी आएगा। तो इसका डायरेक्शन आएगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ। ये ठीक है। एक और एग्जाम्पल से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। वही एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल है पूरा, हॉरिजेंटल है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 0 है और इधर 6 है प्लस में और इधर -4 है।
यहाँ पे मान लेते हैं -10 है, और कोई पार्टिकल -4 से शुरू हुआ +6 तक गया और +6 के बाद फिर घूम के वापस -10 तक आया, यहाँ तक। तो इस मोशन का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकाले भी थे अभी हम लोग इसी क्वेश्चन का। ये आया था 4 + 6 10 और +6 16 और +10 26। तो टोटल डिस्टेंस आया था 26। और मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा, ये टाइम है 2 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस है 26 मीटर और जो टाइम लगा वो टाइम है 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आया 13 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच के इस स्ट्रेट लेंथ को। तो इतना लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, अभी अभी निकाले भी थे हम लोग, ये आएगा -10 -4 -10 -4 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये आएगा -6 मीटर। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि -6 मीटर बाय टोटल टाइम टेकन। और टाइम तो वही लगेगा 2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा है वही टाइम लगा है इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में। तो टाइम लगेगा 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में है। किसी भी वेक्टर के पीछे अगर नेगेटिव साइन लगा है तो वो नेगेटिव साइन उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। यहाँ पे ये पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड से तो जा रहा है, पर नेगेटिव साइन बता रहा है कि -x के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। इसमें एक चीज और देखिए, अभी अभी हम लोग देखे थे कि डिस्टेंस ग्रेटर या इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। अभी अभी देखे थे हम लोग कि डिस्टेंस ग्रेटर या इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। तो इस चीज को अगर यहाँ लगाएं इसमें, तो यहाँ पे है डिस्टेंस और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस ग्रेटर या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो ये क्वांटिटी, ये पूरा क्वांटिटी ग्रेटर या इक्वल हो सकता है इस पूरी क्वांटिटी से। और ये है एवरेज स्पीड और ये है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एवरेज, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड ये ग्रेटर या इक्वल हो सकता है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। ये तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एवरेज स्पीड कभी कम नहीं हो सकता है एवरेज वेलोसिटी से। जैसे डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, उसी तरह एवरेज स्पीड कभी कम नहीं हो सकता है एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझ में आया होगा।
आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी सिंगल टाइम पे वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जब भी पूछेगा तो दो टाइम देगा कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच एवरेज वेलोसिटी क्या है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी पूछेगा तो सिंगल टाइम देगा कि इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टाइम इंटरवल देगा कि इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी क्या है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सिंगल टाइम पे वेलोसिटी पूछ देगा। तो सिंगल टाइम पे जो वेलोसिटी होता है उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे घर है और घर से मार्केट जाना है, और घर और मार्केट के बीच का ये डिस्टेंस मान लेते हैं 50 मीटर है, और घर से मार्केट जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम मान लेते हैं 5 सेकेंड है। टाइम बहुत कम है घर से मार्केट जाने में, लेकिन मान लीजिए समझने के लिए कि 5 सेकेंड में 50 मीटर चले जाते हैं। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान से सोचिएगा कि जब घर से मार्केट की तरफ जाएंगे तो हर जगह स्पीड सेम होगा क्या? स्पीड सेम नहीं होगा। जहाँ ब्रेकर आएगा वहाँ स्पीड कम करना पड़ेगा, जहाँ कोई दूसरी गाड़ी आ जाएगा सामने से वहाँ भी स्पीड कम करना पड़ेगा, जहाँ खुला रोड मिलेगा वहाँ स्पीड ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अगर स्पीड निकालें, स्पीड, तो ये आता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है वो टाइम है 5 सेकेंड। तो 50 मीटर बाय 5 सेकेंड, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। पर ध्यान से देखिए, घर से मार्केट जाते वक्त गाड़ी का स्पीड हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि फाइंड वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी था, ये अगर पूछते तो हम 10 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बदलते हुए जा रहे हैं ना। तो ये 10 नहीं बोल सकते हैं 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी को। यहाँ पे ये 10 0 और 5 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड है। पर इस रोड पे हमेशा स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगा। 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड से कम भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकेंड लगा है, तो 2 सेकेंड पर इधर कहीं पे होंगे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? ऐसा अगर क्वेश्चन में आ गया तो इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि सिंगल टाइम पे वेलोसिटी पूछ दिया, इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और ये 10 मीटर पर सेकेंड है, 0 और 5 सेकेंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी है 0 और 5 सेकेंड के बीच। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे ये देखिए। अगर एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ दिया तो क्या करें इसमें, यहां से 2 सेकेंड तक जाइए और 2 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड और चलिए तो 3 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी की वैल्यू आएगा 3 - 2, 1 सेकेंड। और इस 1 सेकेंड में जो
ट्रैवल लेंथ होगा ये भी बहुत कम होगा। ये मान लेते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू 7 मीटर है। डेल्टा एक्स मतलब 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में ट्रैवल डिस्टेंस। 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच जो पाथ ट्रैवल किया है वो है डेल्टा एक्स, 7 मीटर अभी मान लेते हैं। तो यहाँ से 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच अगर एवरेज स्पीड पूछें तो ये आएगा वी एवरेज आ जाएगा, डिस्टेंस है 7 मीटर बाय टाइम लगा है 2 और 3 के बीच, डेल्टा टी है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 1, यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड ही तो लगा है, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड पे पहुँचे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड लगा है, तो 1 सेकेंड में 7 मीटर गया, तो एवरेज स्पीड आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी नहीं है, 2 और 3 सेकेंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन यहीं पे अगर ये डेल्टा टी बहुत कम हो, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का ये एवरेज वेलोसिटी है, अगर मैं यहाँ पे 2 सेकेंड और 2.001 सेकेंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी देखूं, तो इस टाइम इंटरवल में यहाँ पे टाइम इंटरवल आएगा, डेल्टा टी आ जाएगा 2.001 माइनस 2, तो यह आएगा 0.001। इस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो dx भी, वो डेल्टा एक्स भी बहुत कम होगा, डेल्टा एक्स भी बहुत कम होगा, मान लेते हैं 0.008। तो यहाँ पे अगर इन दोनों डाटा से स्पीड निकालें, स्पीड या वेलोसिटी, तो ये आएगा टोटल डिस्टेंस 0.008 बाय 0.001, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये 8 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी है किस टाइम इंटरवल में, 2 सेकेंड से लेके 2.001 सेकेंड के बीच का ये एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि 2 सेकेंड के जस्ट बाद वाला वेलोसिटी है ये। इसको 2 सेकेंड पर का एग्जैक्ट वेलोसिटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि ये 2 सेकेंड के जस्ट बाद वाला ये वेलोसिटी है, तो 2 सेकेंड पे भी इसी के लगभग रहा होगा। या फिर डेल्टा टी को अगर और कम कर दें, डेल्टा टी अभी 0.001 है, अगर डेल्टा टी को और कम कर दें 0.00012 ऐसा कुछ कर दें, तो उस टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी आएगा उस वेलोसिटी को बोल सकते हैं कि ये लगभग या एग्जैक्ट 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी है। अगर डेल्टा टी बहुत कम होगा तो ये 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी हो जाएगा ये 8। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस जो होता है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और कुछ नहीं एवरेज वेलोसिटी ही है, लेकिन उस एवरेज वेलोसिटी में टाइम इंटरवल बहुत कम है, जीरो के बहुत नज़दीक। यहाँ से आप एक चीज़ लिख भी सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t एंड t प्लस डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। मतलब टाइम इंटरवल अगर बहुत कम है तो उतने कम टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है। इस वेलोसिटी के लिए टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो इसको एग्जैक्ट 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से आएगा
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन इसी में अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दें, जीरो के बहुत नज़दीक है ये टाइम इंटरवल, तो फिर इसी को लिखा जाएगा dx बाय dt। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dx बाय dt। छोटा सा डिस्टेंस बाय बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये dx बहुत छोटा है, ये dx बहुत छोटा है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है dx, ये बहुत छोटा है, तो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने के लिए घूमना नहीं पड़ेगा। अगर पार्टिकल ऐसे पाथ पे भी मूव कर रहा है ना, तो इस पाथ पे दो पॉइंट ले लेते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक में, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का ये लेंथ स्ट्रेट लाइन की तरह ही होगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पार्टिकल जाएगा तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगा। एक क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10, यहाँ पे ये x पोजीशन है, पोजीशन, या फिर इसको x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर t टाइम है सेकेंड में, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी जब भी पूछेगा तो टाइम इंटरवल दे के पूछेगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी पूछेगा तो वो किसी सिंगल टाइम पे पूछ देगा कि इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है। और एवरेज वेलोसिटी जब भी पूछेगा तो टाइम इंटरवल दे के पूछेगा कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे फाइंड v एवरेज, और टाइम इंटरवल है डेल्टा t है, टाइम इंटरवल है यहाँ पे इन 0 से 2 सेकेंड के बीच, यही है t1 और ये है t2। तो टाइम इंटरवल पता है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, तो v एवरेज का फॉर्मूला होता है, v एवरेज, v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टाइम। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल में, ये निकालना है, और फिर 0 से 2 सेकेंड के बीच जो टाइम इंटरवल होगा वो 2 सेकेंड का ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल निकाल लेंगे यहाँ से। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, इसमें ये t टाइम है, तो इसमें t बराबर 0 करेंगे तो पार्टिकल का पोजीशन आएगा t इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -10, तो ये है पार्टिकल का पोजीशन t बराबर 0 पे। और t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन होगा
यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू टाइम के जगह पे 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 10, तो ये x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2 का पावर 2 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 6 14 और माइनस 10, तो ये 4 आएगा। यानी कि t बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन -10 पे था और t बराबर 2 पे पार्टिकल का पोजीशन 4 पे आ गया। अगर इसका ग्राफ बनाएं तो ये ऐसे होगा, ये x एक्सिस है और पार्टिकल x एक्सिस पे ही मूव कर रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे -10 पे था, तो इधर कहीं पे होगा -10 पे, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 4 पे है, तो 0 के इस तरफ आएगा +4, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा 0 और 2 सेकेंड के बीच। 0 और 2 सेकेंड के बीच डिस्प्लेसमेंट होगा 10 + 4 14। यहाँ से करके भी देख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल है 4 माइनस इनिशियल है -10, तो -10, तो ये आएगा 14 मीटर, ये आएगा 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर 14 पुट करेंगे, और टोटल टाइम टेकन पता है कि 0 और 2 के इंटरवल में जो टाइम लगेगा वो 2 सेकेंड ही तो लगेगा, तो यहाँ पे 2 सेकेंड, तो ये आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट 14 बाय टोटल टाइम 0 से 2 के बीच, तो 2 - 0 2, तो ये कट जाएगा, ये आएगा 7 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी आएगा 7। और इसी क्वेश्चन में यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ दे कि पार्टिकल का वेलोसिटी बताइए 2 सेकेंड पे, तो dx/dt निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो dx/dt होता है ना। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए हम लोग। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछते हैं इसी क्वेश्चन में। फाइंड वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, सिंगल टाइम पे 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा। तो v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है dx/dt, और यहाँ पे x और t का रिलेशन दिख रहा है, तो यहाँ से dx/dt हम लोग निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन सीखे भी हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, तो xt रिलेशन पता है, तो dx/dt आएगा, यानी कि इस x को, यानी कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2, जो पहले से है कांस्टेंट है, और फिर ये t² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2t प्लस 3t, 3 कांस्टेंट है बाहर और t का डिफ्रेंशिएशन 1, और माइनस ये कांस्टेंट है, इसके साथ में कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा 2 × 2 4t प्लस 3। अब जिस टाइम पे v इंस्टेंटेनियस चाहिए वो टाइम यहाँ पे पुट करेंगे, तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा 4 × टाइम की जगह 2 प्लस 3, तो 4 × 2 8 प्लस 3 11 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड
ये आया 11 मीटर पर सेकेंड, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और इससे पहले एवरेज वेलोसिटी भी हम लोग निकाले थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट, मोशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लिए। अगले लेक्चर में एक्सीलरेशन पढ़ेंगे और फिर बहुत सारा ग्राफ भी पढ़ेंगे, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान से देखिए इसको, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।